गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हो? मेरे ख्याल से सभी अच्छे होंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस कंसेप्ट का नाम है हाइपर कंजुगेशन। इससे पहले हम रेजोनेंस पढ़ चुके हैं और रेजोनेंस में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। हाइपर कंजुगेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, क्या कोई इसके अंदर एक्सेप्शन है। और जनरली अल्फा पोजीशन को बच्चे याद करते हैं, तो हम लोग आज डिटेल में देखने वाले हैं कि कौन सी पोजीशन अल्फा होती है, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, साई, सारे आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि रिवर्स हाइपर कंजुगेशन किसे कहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन रिवर्स हाइपर कंजुगेशन से भी आते हैं। उसके बाद हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे काउंट करते थे, तो वो तो हम लोग उस वीडियो में देखे थे। फिर भी हम लोग दोनों में तुलना कर लेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर दोनों में से कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैसे निकालेंगे। ये सारा चीज़ आज हम देखेंगे। कोई एक्सेप्शन वगैरह भी रहेगा तो उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये जानेंगे कि हमें हाइपर कंजुगेशन की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई नीड हाइपर कंजुगेशन। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग यहाँ से क्वेश्चन ये लेते हैं कि व्हाई नीड हाइपर कंजुगेशन, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हम शॉर्ट में यहाँ लिखते चलेंगे HC मतलब हाइपर कंजुगेशन। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या है, हमें जरूरत क्यों पड़ा हाइपर कंजुगेशन का, या ये कह लीजिए कि कब ये स्टार्ट किया गया था पढ़ने के लिए। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हम लेते हैं CH3 और बगल में हम ले रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या है, हम डिटेल में पढ़ेंगे मगर अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। इस पोजीशन को हम बोलते हैं अल्फा पोजीशन। और क्या होता है कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, दिख रहा है कि इन दोनों कार्बन में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। और हम लोग प्रैक्टिकली एक डाटा पढ़ते हैं जिसके अंदर ये जानते हैं, हम इधर लिख लेते हैं। हम प्रैक्टिकली ये जानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसका होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम और इसका होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब देखा गया इसके अंदर तो आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो होना ये चाहिए था कि इन दोनों का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.34 होता और इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 होता, मगर ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है, जहां सिंगल है जहां डबल है वो भी यहां से लेकर के यहां तक सारे का बॉन्ड लेंथ इक्वल आता है और ये आता है 1.49 एंगस्ट्रॉम। तो कहीं ना कहीं ये साइंटिस्ट को चौंका गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉन्ड लेंथ यहां से लेकर के यहां तक इक्वल आ रहा है। दूसरा केस था कि बहुत सारे जगह पर स्टेबिलिटी देखा गया कि जहां जहां पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा था तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ रहा था, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो ये केस था जहां से स्टार्ट किया गया था हाइपर कंजुगेशन पढ़ने के लिए। तो अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या सिर्फ यहीं पे हाइपर कंजुगेशन है या हम कहां कहां पे हाइपर कंजुगेशन सोच सकते हैं। तो देखिए, सेकेंड में हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि केसेस वेयर हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल। वैसे कौन से केस हैं जहां पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। तो देखिए, यहां पर क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन होने के लिए नीड है कि अल्फा कार्बन हो और अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। तो हम अल्फा कार्बन कहते किसको हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ जिसमें हाइपर कंजुगेशन सोचना है मैं वही ले रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और उस कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज से एक लेकर के देखे हैं, आगे हम लोग सब तरीके से देखेंगे। ये हो गया, इस बगल वाले को अल्फा बोलते हैं। इस कार्बन के अलावा अगर यहाँ पर
कार्बन के पास फ्री रेडिकल हो जाए तो भी हम हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे। तो इस कार्बन को उठा के हम यहाँ जोड़ देंगे, यानी कि हम इसे क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। इस वाले को हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे ये लगा हुआ है या बगल में फिर ये लगा हुआ है, या हम देखिए फ्री रेडिकल के अलावा यहाँ पर लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये 3 केस है जो अपने सिलेबस में है और हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ऐसा कार्बन जिसको हम लोग अल्फा बोल रहे हैं, तो अल्फा किसको बोल रहे हैं, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो और उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। कार्बन पे फ्री रेडिकल हो, उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो इधर भी जो कार्बन लगा हुआ रहेगा जिसे हम ये ले चुके हैं तो उसको भी अल्फा बोलेंगे, और हम लोग इधर लगा लेंगे कार्बन, उसको भी हम लोग अल्फा बोलेंगे। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। हम लोग डिटेल में एक एक करके देखेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग इस ट्रिक को दिमाग में रखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि हम इस पोजीशन को, अब अल्फा हाइड्रोजन है तो हम लोग गिनती करेंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ के बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे कि अल्फा पोजीशन और कौन कौन से हो सकते हैं और उनमें से हम किसको किसको हाइपर कंजुगेशन में लेते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन में तो 3 ही लेते हैं, लेकिन अल्फा पोजीशन और भी बहुत सारा है, तो हम लोग साथ साथ उसे सीख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से भी लिख देते हैं, कुछ बच्चे को यहाँ परेशानी हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए हम लिख देते हैं CH3, अब मान लीजिए यहाँ CH2 ले लेते हैं, तो ये एक केस बन गया इसका, और ये है अल्फा और हम हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। वैसे ही मान लीजिए हम इसमें ले लेते हैं कि CH3 CH2 और यहाँ बना देते हैं रेडिकल, तो ये है अल्फा, यहाँ भी हम लोग देखेंगे। और तीसरा हम लोग देखिए यहाँ ले लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का केस, यानी कि हम लोग CH3 ले लेते हैं और यहाँ पर चलिए ऐसे लिख लेते हैं कि CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये है अल्फा। तो जो हम ऐसे लिखे हैं उसी को हम ऐसे लिख दिए कि ज़्यादा आसान हो जाए समझने में। बस यही 3 पोजीशन है जहाँ पर हमको हाइपर कंजुगेशन पढ़ना है। अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग आते हैं कि क्या थोड़ा सा और पोजीशन है अल्फा का, वो समझ लेते हैं, हालांकि उसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग उसे डिटेल में समझेंगे। क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए हम एक एक सब्स्टिट्यूशन और एक एक फंक्शनल ग्रुप लेने जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर हम 2 बना लेते हैं, जैसे कि ताकि आसानी हो समझने में। अब यहाँ से हम चलते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं हैलोजन। तो हैलोजन में हो सकता है कि फ्लोरो लिया जाए, क्लोरो लिया जाए, ब्रोमो लिया जाए या आयोडो लिया जाए, ये 4 लिए जा सकते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं NO2 यानी नाइट्रोसो ले सकते हैं। यहाँ पर हम मिथाइल इथाइल नहीं ले सकते क्योंकि वो शो नहीं करता है। अब हम लोग आ जाते हैं इधर सब्स्टिट्यूशन के केस में। तो चलिए यहाँ एक और अल्कोक्सी ले लेते हैं जो कि मिथॉक्सी इथॉक्सी रहता है। अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले है अपने पास क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अपने पास है एसिड एनहाइड्राइड, यहाँ हम लिए जा रहे हैं सल्फोनिक एसिड, यहाँ हम ले रहे हैं एस्टर, यहाँ हम ले रहे हैं एसिड हैलाइड, यहाँ हम ले रहे हैं अमाइड, यहाँ हम ले रहे हैं साइनाइड, यहाँ हम ले रहे हैं आइसोसाइनाइड, यहाँ हम ले रहे हैं अल्डिहाइड, यहाँ हम ले रहे हैं कीटोन, और यहाँ हम ले रहे हैं अल्कोहल, यहाँ हम ले रहे हैं एमीन, और यहाँ हम ले रहे हैं थायोल। तो देखिए यहाँ हम 2 क्यों बनाए हैं, हमने सारा सब्स्टिट्यूशन और सारा फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड कर लिया, क्यों किसी को छोड़ा जाए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, इनमें से आप ध्यान से देखिए किसी के पास भी कार्बन नहीं है, तो कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास कार्बन ना हो, वो जिस कार्बन से अटैच होता है यही कार्बन कहलाता है उसके लिए अल्फा कार्बन।
और यहाँ पर देखिए क्या है, इन सारे ग्रुप में अल्फा कार्बन को हम देखेंगे, लेकिन सब में प्रेजेंट है क्या, कार्बन। तो ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, तो जो जहाँ जहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, मतलब हम कंबाइंड रूप से इसे लिख देते हैं, जहाँ जहाँ पे कार्बन लगा हुआ है इसे बोला जाता है जीरो, यानी कि जीरो कार्बन। तो जहाँ जहाँ भी कार्बन लगा हुआ है सबको बोला जाएगा जीरो कार्बन, और उसके बगल में यानी यहाँ पर बोला जाएगा अल्फा कार्बन। क्या अल्फा के बाद भी कुछ बोला जाता है? तो आंसर है हाँ। यहाँ बोला जाता है बीटा, ये है गामा, ये है डेल्टा। आगे हम लोग फाई और साई बोलते हैं, मगर इधर केमिस्ट्री में उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आगे चल के हम लोग अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन पढ़ते हैं, और डेल्टा से हम लोग रिंग बनाते हैं, क्योंकि 5 मेंबर रिंग वहाँ से बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें भी सेम कहानी है कि हम अल्फा के बाद बीटा, गामा, डेल्टा, और इधर भी आ जाएंगे अल्फा के बाद बीटा, गामा और डेल्टा, इधर भी आ जाएंगे हम लोग अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अब देखिए इसमें अभी तक हम शामिल नहीं किए हैं हाइपर कंजुगेशन को। तो यहाँ पर अल्फा तो है, लेकिन इन सारे ग्रुप में से किसी में भी हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, यानी हम नहीं पढ़ते हैं, हम अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन काउंटिंग नहीं करते हैं। तो फिर ये सब किस लिए है? ये सब है केमिकल रिएक्शन में, और जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम किसे काउंट करें और किसे काउंट नहीं करें। तो देखिए ये सारा ऐसा ग्रुप हो गया जो अपने पास कहीं ना कहीं हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड नहीं था। अब हम यहाँ पर आपको इसी में दे देते हैं कि हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड। तो देखिए उसमें भी कार्बन है, हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, कार्बोकेटायन वाले ग्रुप को लगा लेते हैं। हम यहाँ पर दे देते हैं कार्बन में फ्री रेडिकल वाले ग्रुप को, और हम यहाँ लगा लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले ग्रुप को, जो कि यहाँ पे है। और देखिए हम यहाँ पे रेयर केस में, मतलब कभी कभी पढ़ना रहता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, वही अल्फा हाइड्रोजन पूछा जाता है, हाइपर कंजुगेशन के लिए नहीं था। तो यहाँ पर हम देखिए लिख लिए हैं, ये बचा हुआ रह गया था, तो चलिए इसको हम थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तक पढ़ना है। तो ये तीनों जो हम हाईलाइट किए हैं, इन तीनों पे फोकस करना है हमको हाइपर कंजुगेशन पर, लेकिन अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा की जानकारी हमको रखना है, क्योंकि आगे हमें केमिकल रिएक्शन में इसकी ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ तक आप देख लिए कि हम कैसे लिखते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। हम एक बार वापस से बता देते हैं, ऐसा ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास कार्बन ना हो, उसे हम लोग उसके बगल में जो कार्बन है उसे हम अल्फा मान लेते हैं, और इसके पास जो हाइड्रोजन रहेगा उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोल देंगे। लेकिन नीचे क्या है कि वैसा जिसके पास कार्बन है तो उसे हम लोग जीरो कार्बन बोलते हैं, और उसके बगल वाले को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और दोनों ही किनारे में बीटा, गामा, डेल्टा चलते हुए चला गया। यहाँ पे कंफ्यूजन हो अगर किसी को कि हम बीच में लिए हैं तो दोनों साइड हो रहा है, तो हम देखिए थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। अगर यहाँ पर इस तरीके से भी हम लेते, यानी कि हम यहाँ क्या करते कि हम यहाँ डायरेक्टली ऐसे ले लेते कि मान लीजिए जो हम ऊपर लिखे हुए हैं कि हमारा X है, हमारा यहाँ पर NO2 है, हमारा यहाँ पे NO है, हमारा यहाँ अल्कोक्सी है, यहाँ पर हम लिए हुए हैं सल्फोनिक एसिड, यहाँ हम लिए हुए हैं NC, यहाँ हम लिए हुए हैं OH, NH2 या SH। तो देखिए अब यहाँ पर उधर तो ग्रुप ही लगा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग शुरू हो जाएंगे कि ये है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। उसी तरह से मान लीजिए ये जो पूरा ग्रुप लगा हुआ है वो कुछ इस तरीके से हम लगा देते कि यहाँ पर हम ले लेते कार्बोक्सिलिक एसिड, हम ले लेते यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड, हम ले लेते यहाँ पर एस्टर, हम यहाँ पर ले लेते एसिड हेलाइड, हम यहाँ पर ले लेते अमाइड, हम यहाँ पे ले लेते साइनाइड, हम यहाँ पे ले लेते अल्डिहाइड, हम यहाँ पे ले लेते कीटोन, या हम यहाँ पर ले लेते कार्बोकेटायन, या हम यहाँ पर ले लेते कार्बन फ्री रेडिकल, या हम ले लेते कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या हम ले लेते कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो हो सकता है नीचे नहीं भी दिख रहा हो, तो हम बोल दिए हैं, यानी यही सारे ग्रुप को हम लोग इधर लगा लेते, तो फिर एक ही बार हो जाता क्या, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा।
तो मेरे ख्याल से अब आप पोजीशन समझ चुके होंगे कि कब हम बोलेंगे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। और इधर हम लोग थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, कार्बोकेटायन। और हम लोग इसको बोलते हैं क्या, कार्बन फ्री रेडिकल। और ये तो अपने पास हो जाता है क्या, एल्कीन। तो ये 3 केस है जिसमें हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। मगर यहाँ तक हम ये सीख चुके हैं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसको कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ तक हो चुका था, यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ तक हम देख लिए कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पोजीशन किसको कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पहले थ्योरेटिकली आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो कंजुगेशन है वो किस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पर जो कंजुगेशन है वो होता है सिग्मा टू पाई कंजुगेशन। ये अपने को याद रखना है और हम ये दिखाएंगे भी आपको किस तरह से सिग्मा टू पाई कंजुगेशन होता है। अगला यहाँ पर आता है कि इसी को बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो हम लोग रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है वो हम दिखाएंगे आपको। अब यहाँ पर देखिए क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस के बाद इसी को बोला जाता है बेकर नाथन इफेक्ट। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। तो 3 तरीके से इसे कहा जा सकता है, सिग्मा टू पाई कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नाथन इफेक्ट। इसके अलावा हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो है कि हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए होता है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। और यहाँ पर एक और चीज आता है स्टेबिलिटी की। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, या हम कह दें कि मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर मोर स्टेबल कंपाउंड, मोर स्टेबल कंपाउंड। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस केस में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से जेई नीट पूछा गया है, जो बॉन्ड लेंथ है वो हो जाता है सारा इक्वल, और ये हो जाता है कितना 1.49 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से ये सारे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट थे हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड जो याद रखना है कि सिग्मा टू पाई कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर और मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल कंपाउंड। और यहाँ देखिए हो गया कि इस पोजीशन को अल्फा पोजीशन बोलते हैं, यहाँ शो करता है हाइपर कंजुगेशन। तो बॉन्ड लेंथ हो गया 1.49 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे ही अब हम जो 3 था अपने पास जहाँ जहाँ शो करता है वो हम वापस से लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। दूसरा केस था अपने पास कि यहाँ पर अगर फ्री रेडिकल हो तो देखते हैं, और तीसरा कि अगर अपने पास अल्कीन हो तो देखते हैं। तो इतना अपने पास थ्योरेटिकली याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बोकेटायन, जो अपने पास ये दिया हुआ है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बन फ्री रेडिकल। और इस वाले को हम लोग एल्कीन बोलते हैं। तो ये सारा अपना पोजीशन है अल्फा का, और यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। और एक नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का। इनमें से हम रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कहाँ पढ़ेंगे। और अल्फा पोजीशन काउंट करने की बात थी,
तो हम लोग वो आपको दिखा दिए हैं। और अल्फा पोजीशन यहाँ पर हम एक चीज़ और बता देते हैं, ये तीनों देखिए जो है ये हमेशा होना चाहिए कैसा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये याद रखना है। अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हुआ नहीं है तो उसके लिए अलग से एक वीडियो लेक्चर बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा बता देते हैं, 3 सिग्मा यहाँ है और 1 सिग्मा यहाँ है, टोटल 4 सिग्मा। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करके अगर 4 आता हो तो हम उसे बोलते हैं sp3। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि कार्बन के पास लोन पेयर 0 होता है, 3 हाइड्रोजन मतलब 3 सिंगल बॉन्ड, तो 3 सिग्मा और एक ये सिग्मा, 4, और 4 के बेसिस पर हम लोग बोलते हैं sp3। हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं sp3, sp2, sp, sp3d, मतलब सारा हाइब्रिडाइजेशन। आप जाकर के हाइब्रिडाइजेशन में इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो ये सारा सेम हो गया कि sp3 होना चाहिए और कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो हम गिनती करेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या है, इन सारे कार्बन को sp2 होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि sp2 हो और बगल वाला sp3 हो। तो चलिए यहाँ से हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जो भी थ्योरेटिकली पॉइंट इसमें दिए गए हैं उन सारे को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम एक एक करके आते हैं। सबसे पहला अपने पास दिया हुआ है क्या, कि इसे क्यों बोला जाता है सिग्मा टू पाई कंजुगेशन, इसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर लें CH3 और मान लीजिए हम यहाँ बगल में है अपने पास पॉजिटिव चार्ज और ये रहा अपना कार्बोकेटायन। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन हो ना हो या कोई भी ग्रुप हो उससे मतलब नहीं है। इससे मतलब है कि इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे क्या, अल्फा पोजीशन, और इस हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो देखिए क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यों आता है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है, बॉन्ड दिख रहा है 3, तो कहीं ना कहीं इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। हम जरा इसे ऐसे बना लेते हैं, कहीं ना कहीं इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये जो हाइड्रोजन है, ये देखिए बॉन्ड बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। तो क्या होता है कि यही हम लोग इधर के तरफ शिफ्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं कि 2 हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है इसे यहीं रखते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम दे देते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कार्बन को दे रखा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर के तरफ शिफ्ट कर चुके हैं और यहाँ पर अपना जो नया स्ट्रक्चर आ जाता है वो आ जाता है इस तरीके से कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये 3 बॉन्ड देखिए बना के रखा था, अब इसके पास टोटल बॉन्ड कितने हो गए हैं, 4, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में आ जाता है। तो हम लोग इसको, इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से दिखा देते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ दिखा देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से कर देते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पर 2 बॉन्ड है, और ये जो देखिए इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा है, सिग्मा बॉन्डेड था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास इधर मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिग्मा ऑर्बिटल है। क्यों सिग्मा है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, सिग्मा। और ये जो ऑर्बिटल खाली है, सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, ये p ऑर्बिटल या पाई ऑर्बिटल खाली है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसके साथ ओवरलैपिंग में रहता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये है हमारा सिग्मा और ये है हमारा पाई। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि सिग्मा टू पाई कंजुगेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर पाई के ऑर्बिटल में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तभी तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाए हैं। और यहाँ पर सिग्मा का इलेक्ट्रॉन था तो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन पाई के इलेक्ट्रॉन में जा रहा है। नॉर्मल केस में देखिए क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक हम लोग इधर दे दिए और एक यहीं रह गया और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो हम लोग यहाँ पर देखिए कर चुके हैं कि एक तो सिंगल है तो सिग्मा ही रहा और दूसरा अपने पास पाई हो गया। यही चीज़ इन तीनों ही केस में होता है, यानी कि यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई ऑर्बिटल है
और हाइड्रोजन वहाँ पे चला जाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, यानी कि हम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज वाला ग्रुप रखते तो भी सेम केस था। हम यहीं पे देखिए लिख देते हैं, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे टाइम लॉस होता है। यहाँ पे रेडिकल रहता तो भी वही केस है, और यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तो भी यही केस है। तो यहाँ पर देखिए सेम है, जैसे ये आया है वैसे ही इसमें भी आ जाता, वैसे ही इसमें भी आ जाता। तो इसीलिए ये तीनों ही सेम है, यानी हम इसे घेर लेते हैं। ये अपने पास हो गया यहाँ पर CH3, और बगल में यहाँ कार्बोकेटायन हो, कार्बन पर फ्री रेडिकल हो या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कहानी तो सेम है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर सिमिलर है, तो हम अलग से तीनों नहीं दिखा रहे हैं, आसान है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं उतने स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं। तो वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं और फिर तीनों ही सेम हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3, और हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, कार्बोकेटायन वाले ग्रुप को, या हम यहाँ पर ले लेते हैं कार्बन फ्री रेडिकल वाले ग्रुप को, या हम यहाँ पर ले लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले ग्रुप को। तो देखिए यहाँ तीनों ही अटैच रहता, इसे हम ले लेते हैं कॉमन, कि ये यहाँ पर कॉमन ग्रुप है। कार्बोकेटायन के बगल में भी अल्फा है, रेडिकल के भी बगल में कार्बन है तो अल्फा है, और इसके बगल में भी कार्बन है तो अल्फा है। यानी तीनों में से कुछ भी रहे, कहानी सेम है। ज़्यादा टाइम लॉस करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तीनों हाइड्रोजन एक एक करके निकलता है और अपना पेयर तीनों दे देगा, जैसे हम यहाँ दिखाए हैं। तो चलिए ये हम दिखा देते हैं आपको क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम इस पेयर को इधर के तरफ शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर है अपने पास हाइड्रोजन, इधर है हाइड्रोजन बना लिए। ये जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में निकल चुका है, और यहाँ पर आ चुका है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ है ऐसे। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक हट जाएंगे, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड बन चुका है। बगल में अगर ये ग्रुप रहता तो भी कहानी सेम है, यानी कि कोई अंतर आने वाला नहीं है। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ जरूर एक अंतर होगा कि जब वो बनेगा तो यहाँ पर CH2 चला आता है इधर निगेटिवली चार्ज के रूप में। तो देखिए यहाँ हम कॉमन ले रहे हैं, फिर हम आपको एक एक करके भी दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि हम एक हाइड्रोजन अलग किए हैं। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक अगर लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो इस स्ट्रक्चर को हम वापस से इधर ले लेते हैं। तो देखिए अपने पास क्या है, CH3 है, हम ऐसे लिख लिए, और यहाँ हम बगल में ले लेते हैं, एक एक करके ले लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है एक में। तो देखिए हम लोग ऐसे कर लिए, सबसे पहले हम इसे दे देते हैं। तो जब हम इसे देंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ से कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। हम यहाँ पे इधर वाले हाइड्रोजन को कुछ नहीं किए हैं, तो आइडेंटिटी रखे हुए हैं। यहाँ पे हो जाता है H+, यहाँ बन गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर जैसे था हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर नंबरिंग दे देते हैं, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मान लेते हैं। तो ये पहला H+ उधर के तरफ दे दिए। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड वाले को निकालते हैं। तो आप पहला और दूसरा को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और यहाँ H+ दे देते हैं, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये 10 के 10। तो ये हम निकाल दिए किसको, सेकेंड वाले को। अब हम लोग यहाँ पर थर्ड वाले को निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करें कि यहाँ पर पहला और दूसरा को एज छोड़ दें, तीसरा नीचे वाले को निकालेंगे। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि H+ लिख देते हैं। तो अब यहाँ क्या हो गया, ये निकल गया किसका, थर्ड वाले का।
अब देखिए इसमें टाइम लॉस करने से कोई फायदा नहीं है, यहीं पर हम लिख देते हैं क्या, कार्बन कार्बन रेडिकल। तो अगर रेडिकल का भी केस रहता तो कहानी सेम है। तो चाहे आप कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डालिए, चाहे आप कार्बन पर रेडिकल चार्ज डालिए, स्ट्रक्चर सेम है। 3 अल्फा था, 3 बन गया। अब थोड़ा सा इसमें चेंज आता है डबल बॉन्ड में, उसे देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग डबल बॉन्ड से बनाते हैं, तो अपने पास क्या है, यहाँ हम CH3 ले लेते हैं और बगल में हम ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसे भी देखिए हम लोग काउंट कर लेते हैं, ये इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 और इसे 3। तो सिंपली जो इसका इलेक्ट्रॉन है इसको उठा करके इधर दे दिए। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है, इस कार्बन के पास पहले से 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड। इसमें ऐसा नहीं था, 3 बॉन्ड था तभी पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हैं, या रेडिकल था तभी 3 डाल सकते हैं। लेकिन इसमें हर जगह 4 है। तो क्या होता है कि अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ध्यान से देखिए, इसके ऊपर तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि 1 2 3 और एक और बनाएंगे 4। लेकिन इस कार्बन को देखिए 1 2 3 और एक यहाँ का 4, और अगर हम एक डालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये दोनों एक जैसा है, इसमें थोड़ा सा अंतर था। तो हम इससे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखिए इधर और इधर के स्ट्रक्चर में तो कोई अंतर नहीं पड़ा, ऐसे ही लिख दिए। और यहाँ पर लिख दिए डबल बॉन्ड, यहाँ है CH और यहाँ हो गया CH2 निगेटिव, और यहाँ हम लोग निकाल दे रहे हैं H+ को जो यहाँ पर है। तो इस वाले में थोड़ा सा अंतर हुआ है, ये दोनों सिमिलर चलता है। तो देखिए जैसे इसमें हम लोग तीनों निकाले वैसे ही दूसरा और तीसरा निकाल देंगे, कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इस बार हम लोग सेकेंड वाले को निकाल लेंगे। तो सेकेंड साइड में हम H+ लिख देते हैं और इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और ये देखिए हो गया क्या, CH CH2 निगेटिव। तो कुछ नहीं है। अब हम लोग तीसरा निकाल लेते हैं, ये हम लोग सेकेंड माने थे। अब हम लोग थर्ड वाले को निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 और 2 को ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, थर्ड वाले को H+ दे दीजिए। और फिर यहाँ पर आ गया क्या, डबल बॉन्ड, यहाँ है CH, यहाँ है CH2 निगेटिव। तो हम वापस से इन स्ट्रक्चर को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सारा बेसिक पार्ट था। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट में चलेंगे कि गिनती कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या था, आपको ध्यान रखना है, सिग्मा टू पाई हर जगह, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, रेडिकल हो या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, हर जगह ये पाई ऑर्बिटल है और सिग्मा टू पाई में ओवरलैपिंग चलता है। तो चाहे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो, रेडिकल हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, हर जगह ये सारा तीनों का तीनों हम लोग लिए हुए हैं। कैसा है, ये है पाई ऑर्बिटल। और अगर आपके पास कहीं पर भी ये सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन sp3 था, हाइड्रोजन, तो ये सिग्मा बॉन्डेड है और ये सिग्मा टू पाई कंजुगेशन होता है। इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग सिग्मा टू पाई कराते हैं। तो सिग्मा टू पाई कंजुगेशन यहाँ तक आपका हो चुका था। ये हम लोग तीनों में कराते हैं, वही हम लिए थे। यहाँ हम आपको स्ट्रक्चर खींच के दिखा दिए। कुछ नहीं होता है, एक बार पहला हाइड्रोजन ले लिए, दूसरे बार हम लोग दूसरे को ले लिए, तीसरा बार हम लोग तीसरा हाइड्रोजन ले लिए, जो हम लोग 3 लिए हैं। यानी जितना स्ट्रक्चर हाइड्रोजन रहता है अल्फा, उतना स्ट्रक्चर बनता है। ये सारा एग्जाम में कम पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर बना बना करके, क्योंकि रेजोनेंस की तरह यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये सारा समझने के लिए था। इसमें से सिर्फ गिनती करना रहता है अल्फा हाइड्रोजन को। तो चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। आप देख लिए यहाँ तक सारा बेसिक पार्ट था कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस होता है, कैसे काम करता है। अब हम लोग चलेंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट पर। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन IIT JEE और नीट में आता है। यानी कि हमको कैलकुलेट करना है अल्फा हाइड्रोजन। तो चलिए अब हम लोग इसके ऊपर चलते हैं कि कैलकुलेट अल्फा हाइड्रोजन। यही मेन है। जो सारा डायग्रामेटिकली था वो सब तो ऐसे ही समझने के लिए था। हम लोग को अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। अगर किसी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो, तो हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं, 3 जगह पढ़ते हैं।
तो हम यहाँ वापस से देखिए लिख दे रहे हैं, कार्बन के ऊपर हो पॉजिटिव चार्ज या कार्बन के ऊपर हो फ्री रेडिकल या कार्बन कार्बन हो डबल बॉन्ड और बगल वाले कार्बन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तो यही केस था अपना क्या, इसे हम लोग कॉमन ले लिए हैं और इन तीनों केस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यही है अपना क्या ट्रिक हाइपर कंजुगेशन पहचानने का। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक एक करके गिनती करना शुरू करते हैं। तो देखिए इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे अल्फा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि यहाँ पर दिया हुआ रहे CH3 और यहाँ पर हो पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए अपने पास है CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज और मान लीजिए अपने पास है CH3 पॉजिटिव चार्ज। हम लोग पूरा बेसिक से अपर लेवल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, बगल वाला कार्बन अल्फा, बगल वाला अल्फा, पॉजिटिव चार्ज बगल वाला अल्फा, यहाँ कोई अल्फा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 3 टोटल कितने हाइपर कंजुगेशन हो गए, टोटल हो गए यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 और 3 कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, देखिए ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन इसका है, तो ये या तो ऐसे रहे या ऐसे करके दे दिया जाता है कंफ्यूज कराने के लिए, बॉन्ड दे करके नीचे। तो इस हाइड्रोजन को हम लोग गिनती नहीं करते हैं क्योंकि ये तो इसका है, यानी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, रेडिकल हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, अगर उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो तो उसे हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए हम दे देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन हो जाए, यहाँ हाइड्रोजन हो जाए या यहाँ हाइड्रोजन हो जाए, इन सारे हाइड्रोजन को हम लोग कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, नॉट कैलकुलेट, क्योंकि ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके बगल वाला है अल्फा। तो ये बहुत मिस्टेक होता है स्टूडेंट से, तो इसलिए हम आपको वहां पर भी लिख दिए कि अपना रहेगा ट्रिक में भी और यहाँ भी। तो चलिए अब यहाँ इसे गिनती करते हैं, कितने अल्फा है 3 अल्फा, यहाँ देखिए है 0 अल्फा। तो अब यहीं पर क्या होता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लिया जाता है। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो हमने अभी लिखा था कि मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या 1 2 3 4। अब देखिए वहाँ पर जो भी हम थ्योरेटिकली डिस्कस किए थे हम एक बार वापस से बता दे रहे हैं। मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल कंपाउंड हो चुका है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं वो हम आपको दिखा चुके हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं कि अभी अभी जो हम लोग डायग्राम देखे थे उसमें बगैर बॉन्ड के ही रेजोनेंस की तरह काम कर रहा था, इसलिए हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। और बेकर नाथन इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किए थे, इसीलिए हम उसका नाम देते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। तो चलिए यहाँ तक थ्योरेटिकली हो चुका है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यानी कि अपने पास हो गया कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज देख लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कार्बन के पास रेडिकल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो देखिए इसे हम आपको एक शॉर्टकट बता देते हैं, यहाँ पर अगर रेडिकल भी हो तो भी कहानी सेम है, तो दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी कार्बन पर पॉजिटिव हो या रेडिकल बात बराबर है, पॉजिटिव हो या रेडिकल बात बराबर है, पॉजिटिव हो या रेडिकल बात बराबर है, यानी यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर थोड़ा सा दूसरे टाइप से है। तो चलिए हम वहाँ आ जाते हैं। तो देखिए हम लोग ले लेते हैं अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ये हो सकता है। इसके अलावा अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ते चलेंगे। मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और अपने पास यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है हाइड्रोजन दिया हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ देखिए चलते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर और हम लोग यहाँ ले लेते हैं CH3 यहाँ हम लोग HH कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और हम लोग ले लेते हैं CH3 HH, यहाँ हम लोग ले लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 H और H।
उसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और हम लोग ले लेते हैं CH3 H और H, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H और H। अब देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ज़्यादा स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं। अब हम लोग डिसाइड करते हैं, अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, ये रहा अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, यहाँ रहा ये अल्फ़ा है, 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 इसमें कोई अल्फ़ा नहीं है। तो कैसे हम लोग पहचानते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा बोलते हैं। तो बगल में ये था ले लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले को, तो बगल वाला ये था, ये जो देखिए हाइड्रोजन है वो इस कार्बन का है, ये अल्फ़ा नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा बोलते हैं, तो ले लिए। ये हाइड्रोजन तो इसका है, तो काउंट नहीं करेंगे। ये है हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये है अल्फ़ा, और ये है हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये हो गया अल्फ़ा। उसी तरह से ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये है अल्फ़ा, और ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कोई अल्फ़ा नहीं है। तो देखिए हम यहाँ सर्किल कर दे रहे हैं, पहले इस हाइड्रोजन को गिनती नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका हाइड्रोजन है। उसी तरह से हम इस हाइड्रोजन को गिनती नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका हाइड्रोजन है। उसी तरह से देखिए इस हाइड्रोजन को हम गिनती नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका है, और इसको भी हम लोग गिनती नहीं करेंगे, इसको भी हम लोग नहीं करेंगे, इसको भी हम लोग नहीं करते हैं। ये सब भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, और ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए हम ऐसा कर दिए हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पास फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर उसी के पास डायरेक्ट हाइड्रोजन हो, उस हाइड्रोजन को हम लोग काउंटिंग नहीं करते हैं क्योंकि वो अल्फ़ा कार्बन नहीं कहलाता है, इसलिए अल्फ़ा हाइड्रोजन भी उसे हम नहीं कहेंगे। यानी कि जो अल्फ़ा कार्बन है उसी हाइड्रोजन को हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं, जो हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जो हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग काउंटिंग करेंगे, टोटल कितने 3 3 3, चारों साइड है तो 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ देखिए 3 3 3 कितने हो गए 9। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन इसका है और ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन नहीं है, बगल वाले को अल्फ़ा बोलते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो चलिए ये दोनों को हम लोग ले लेते हैं, कितना हो गया 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये भी कितना हो गया 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये भी हो गया 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसमें है देखिए 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें है देखिए 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब यहाँ से क्या होता है, अगर हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए, अब मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं, ये है 1 2, ये है 3 4 5 6 और 7। तो देखिए हम आपको बता चुके हैं मोर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर स्टेबल, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 के बाद क्या 9, इसमें है 6 6 और 6, तो कौन पहले आएगा क्यों आएगा ये हम बताते हैं। यहाँ देखिए क्या है 3 और 0, तो इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों में टेंशन है और बार बार इन तीनों को कंपटीशन में पूछा जाता है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है तीनों, कभी कभी सिर्फ तीनों ही दे दिया, कभी कभी 2 दे दिया। तो देखिए हम समझते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले हम आपको आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए हो जाता है 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 2 तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि 12 है 9 है। उसी तरह से नीचे 3 और 0 सोचने की जरूरत नहीं है, 5 और 6 लास्ट में चला गया। तो मेन जो फोकस करना है अपने को वो अपना क्या है, अच्छा 7 तक जाएगा, ये हो गया 6 के बाद 7, तो यहाँ पे 6 और 7 में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को मेन जो फोकस करना है वो करना है किसके ऊपर, 3 4 और 5 के ऊपर। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है हम आपको एक एक बताते हैं। सबसे पहले हम इसमें आते हैं, हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, 2 ग्रुप इस तरीके से अपोजिट पोजीशन पे लगा हुआ रहता है
तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। और अगर दो सेम ग्रुप इस तरीके से लगा हुआ रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो अपोजिट ग्रुप लगा हुआ है तो रिपल्सन कम होने के कारण, और यहाँ क्या है, दो मिथाइल ग्रुप सेम साइड लगे हुए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि रिपल्सन ज़्यादा होता है। ये है अपना मोर रिपल्सन। और ये जो ऐसे है दो अपोजिट साइड लगा हुआ है तो यहाँ हो जाता है लेस रिपल्सन। तो लेस रिपल्सन होने के कारण ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सिस से। तो ये दोनों तो समझ में आ गया। अब इन दोनों से, या ये कह लीजिए कि ट्रांस से ज़्यादा स्टेबल ये क्यों हुआ, तो अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, यानी कि नॉर्मल पहले ऐसे समझते हैं कि इसमें एक ही साइड से डोनेशन हो रहा है तो कंपाउंड अनस्टेबल कम होता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है। इन सब में क्या है, इधर से भी है, इधर से भी है, वैसे ही इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से है। तो ये दोनों साइड से डोनेशन होने के कारण ये थोड़ा ज़्यादा अनस्टेबल रहता है। और यहाँ पर क्या है, एक ही साइड से डोनेशन है तो दोनों में से कोई एक ही कार्बन अपना हाइड्रोजन को डोनेट कर पाएगा एक टाइम में, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। दूसरा हम आपको यहाँ पर रीजन दिखा रहे हैं, इसे थोड़ा ड्रॉ करके, जो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए क्या है, इस कार्बन को हम वापस एक बार ले रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम CH2 ले लेते हैं और यहाँ H+ निकाल लेते हैं और इधर है क्या, CH3। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ निगेटिवली चार्ज एक तरह से बनेगा जब हम H+ को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, निगेटिव से बॉन्ड और बॉन्ड से निगेटिव। तो यहाँ हम लोग जरा स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिवली चार्ज है और यहाँ है कार्बन कार्बन CH2 और यहाँ है CH3। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, निगेटिवली चार्ज अपने पास रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो रहा है यहाँ से, फिर वापस ये देगा। अब हम जरा इसे ड्रॉ करते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन रहा स्टेबिलिटी में। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। अच्छा चलिए मिटा के कर लेते हैं। तो यहाँ तक हो चुका होगा, इसे हम हटा लेते हैं, उसे इधर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसे हटा लेते हैं। तो देखिए वापस से हम उस स्ट्रक्चर को इधर ले रहे हैं। अपने पास जैसे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ है HH, इधर है CH3। जब हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो ये देखिए ऐसे बनेगा कि अपने पास यहाँ पे हो गया CH2, यहाँ हम H+ निकाल दिए हैं, यहाँ निगेटिवली चार्ज ले लिए हैं। इस तरह से समझने के लिए, इसे तो डायरेक्ट चलेगा। तो देखिए ये कैसा होगा, निगेटिव से बॉन्ड, बॉन्ड से निगेटिव, तो ये HH है, यहाँ है निगेटिवली चार्ज और इस पोजीशन पर है CH2, यहाँ है CH3, यहाँ है डबल बॉन्ड। अच्छा ये तो हट चुका। तो चलिए ये हम उधर से इधर ले लिए हैं, ये यहाँ तक आ गया। अब हम देखिए क्या करते हैं कि जरा हम ट्रांस वाले स्ट्रक्चर को एक बार ड्रॉ करते हैं ताकि थोड़ा यहाँ पर समझ में अच्छा से आ सके। तो ये है अपना ट्रांस का स्ट्रक्चर, यहाँ हम खींच देते हैं। मान लीजिए दोनों में से किसी एक साइड से हाइड्रोजन को हम निकालते हैं। तो अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा क्या, CH2, इधर निकल चुका है H+, यहाँ हम निगेटिवली चार्ज ले लेते हैं, यहाँ H है और यहाँ है CH3। और अब देखिए अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो निगेटिव से बॉन्ड और बॉन्ड से निगेटिव, तो ये रहा निगेटिवली चार्ज, यहाँ है H, यहाँ हो जाएगा क्या CH3, यहाँ बचेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ है H। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों स्ट्रक्चर में तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कार्बन है, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है और इस निगेटिव चार्ज से लगा हुआ कौन सा ग्रुप है, दो हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है। अब जरा हम इधर से तुलना करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 CH3,
तो राइट साइड का तो दोनों ग्रुप सेम है, लेकिन लेफ्ट साइड में निगेटिव चार्ज में दोनों हाइड्रोजन है और निगेटिव चार्ज में एक मिथाइल है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कार्बन आयन बन रहा हो तो EWG उसे स्टेबल करता है, जबकि यहाँ पर EDG ग्रुप लगा हुआ है तो अनस्टेबल करेगा। तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये वाला हमारा कौन सा था, ट्रांस वाला लिए, और ये हमारा नॉर्मल था। इसीलिए अब यहाँ पर अगर इसे हम 1 मानते हैं और इसे अगर हम 2 मानते हैं, जो कि यहाँ पर हम लिए हुए हैं इस वाले को 3 और 4 में, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी हो जाता है 1 का ज़्यादा 2 से। तो ये आप समझ चुके होंगे कैसे होता है। वापस से रिपीट कर देते हैं, कार्बन आयन दोनों में बन रहा है, लेकिन कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल तब होता है जब EWG हो, और अगर EDG हो तो कम से कम हो, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ रहे। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और हाइड्रोजन को कुछ भी नहीं माना गया है, नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नो डोनेशन। तो ये तो हो गया नॉर्मल ग्रुप, यहाँ पर डोनेशन होने के कारण कार्बन आयन को अनस्टेबल कर रहा है, जबकि यहाँ पर EDG ग्रुप नहीं है तो ये स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि इन सारे में क्या अंतर था। यहाँ के बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो थोड़ा अलग हट के हो, और थोड़ा हम लोग करने वाले हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो यहाँ से आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक टॉपिक आता है जो हम लोग को पढ़ना रहता है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। हालांकि बहुत जगह ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ये आता है पढ़ने के लिए कार्बाइल एमीन रिएक्शन में। ये क्या होता है कि अगर अपने पास इस तरह का केस रहे, अभी देखिए हम देख रहे थे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में अल्फा पोजीशन बोल रहे थे, और इस अल्फा पोजीशन के पास हाइड्रोजन रहता था, तो हम लोग H+ निकाल के उसे स्टेबल कर रहे होते थे। यहाँ उल्टा चलता है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ क्या होता है, क्लोरीन निकलता तो है लेकिन वो बॉन्ड ले करके जाएगा। क्यों लेके जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ रहता था तो हाइड्रोजन कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये जो कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो क्या होता है यहाँ पे कि मान लीजिए हम क्लोरीन ऐसे रखे, ये बॉन्ड समेत लेके चला जाता है, तो इसलिए ये यहाँ से निकलता है तो ये डबल बॉन्ड इसे हेल्प करने पहुँचेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाता है और ये CH है, इधर CH2 है और यहाँ हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्लोरीन माइनस लेकर के निकलता है, और ये चीज़ तीनों से होगा 3 बार। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसे मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2 और इसे मान लेते हैं 3, तो पहला बार हम निकाल चुके। अब देखिए हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो दूसरा इधर से निकल जाएगा, ये क्लोरीन ऐसे ही रह जाएगा और इधर Cl माइनस निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव। तो ये हम देखिए निकाल दिए। सबसे पहले किसे निकाले हैं, ये था 1, ये है 2 और इसे मान लिए हैं हम 3। तो ये पहला बार 1 निकला, दूसरा बार हम लोग 2 को निकाल दिए हैं, और अब तीसरा बार हम लोग 3 को निकाल लेते हैं। तो चलिए 3 हम लोग ऊपर लिए थे, तो हम अब इधर और इधर वाले क्लोरीन को रहने देते हैं, यहाँ Cl निगेटिव करके निकाल लेते हैं, डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2 पॉजिटिव। इसे हम लोग कार्बाइल एमीन रिएक्शन में रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पर इसे देख सकते हैं, डिटेल मैकेनिज्म इसका किया गया है। तो यहाँ तक छोटा सा था। अगर कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाए रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, तो ध्यान ये रखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ही ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रिच सिस्टम है और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज और रेडिकल ये दोनों डेफिशिएंट है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इसलिए ये रिच है तो ये देता है, यानी उल्टा चल रहा है। हाइड्रोजन था तो इसे दे रहा था
और ये अब इसे दे रहा है तब जब यहाँ पर लगा हुआ हो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो नॉर्मल केस में सिलेबस में कार्बाइल एमीन रिएक्शन था तो हम लोग इसे देखे, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें, मान लीजिए NO2 वगैरह ग्रुप भी लगा हुआ रहेगा, यानी कोई भी कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो यहाँ पर ये उल्टा चलने लगता है, कार्बन का डबल बॉन्ड ही से डोनेट करने लगता है, जिसको हम लोग बोलने लगते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो चलिए यहाँ तक आपको रिवर्स हाइपर कंजुगेशन हो गया। अब हम जरा कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन जो कंपटीशन में थोड़ा सा परेशान करता है स्टूडेंट को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम एक लेते हैं रिंग बनाते हैं और यहाँ से कुछ क्वेश्चन में स्टूडेंट को डाउट रहता है, हम लोग जरा उसे क्लियर करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, हम ऐसे कर लें और यहाँ पर हम लगा लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, कुछ नहीं दिए हैं, और मान लीजिए कि एक हम लोग यहाँ ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें हम लोग अल्फा कैसे गिनेंगे? तो देखिए सिंपल क्या होता है, रिंग में हाइड्रोजन लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। और 4 बॉन्ड में से आपको जितना बॉन्ड दिखे उतना रहने दीजिए, और 4 में से जो बच गया यानी 4 पूरा करने के लिए उतना हाइड्रोजन छिपा हुआ है। तो नॉर्मल केस में देखिए यहाँ पर क्या है, इसके बगल वाले को हम लोग अल्फा बोलेंगे और यहाँ है क्या? अल्फा। अगर इसे काउंट करेंगे तो ये है अल्फा, ये है अल्फा, और अगर इसे काउंट करेंगे तो ये है अल्फा, ये है अल्फा और ये है अल्फा। अब आप गिनती कर लीजिए कहाँ कितना है। तो देखिए यहाँ पर कितना बॉन्ड दिख रहा है? 2। यहाँ हाइड्रोजन दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद से लिखना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन हम ऐसे बना लेते हैं, रेड से इसलिए बनाए हैं कि हाइड्रोजन लिखा हुआ नहीं रहेगा। यहाँ देखिए 1 2 3 बॉन्ड पहले से ही है, तो छिपा हुआ हाइड्रोजन कितना है? 1। ठीक उसी तरह से यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए हम लोग पॉजिटिवली चार्ज ले लिए हैं, तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 4 बॉन्ड बनाएगा तो 1 दिख रहा है, तो छिपा हुआ हाइड्रोजन कितना? 3। यहाँ देखिए कितना बॉन्ड दिख रहा है पहले से? 2, तो छिपा हुआ हाइड्रोजन कितना? 2। यहाँ भी 2 बॉन्ड दिख रहा है, तो छिपा हुआ हाइड्रोजन कितना? 2। तो इस तरीके से हम रिंग में गिनते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आपको लिख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो या यहाँ पर रेडिकल हो, बात बराबर है, डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कुछ भी रहे सेम कहानी है। तो चलिए अब हम टोटल गिनती कर लेते हैं। 2 1 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, इसे हम गिनती करते हैं तो 2 2 कितना हो गया? 4 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ देखिए अगर गिनती करते हैं तो 2 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ तक आपको रिंग में दिक्कत नहीं होगा, हम उस तरीके से ले लिए हैं। अब हम एक आपको डबल बॉन्ड का केस ले लेते हैं। तो देखिए एक हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ ले लेते हैं, एक हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ ले लेते हैं, एक हम लोग डबल बॉन्ड कुछ ऐसे ले लेते हैं, और एक हम लोग डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से ले लेते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग अल्फा हाइड्रोजन गिनती करेंगे। तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले को अल्फा अल्फा, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में, तो बगल में ये भी है, ये भी है और ये भी है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में ये है और ये है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, बच्चे गलती करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला ये हो सकता है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला ये हो सकता है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा जरूर है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, लेकिन हम वहाँ पर बताए थे आपको स्टार्टिंग में कि ये जो कार्बन है ये होना चाहिए sp3, तो ही हम उस हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ सब sp2 है। या ये कह लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कि अगर डायरेक्ट आ रहा हो तो वहाँ अल्फा को हम काउंट नहीं करेंगे। इसी में हम आपको एक जरा अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हम लोग बगल वाला लेते हैं, हम इसे ऐसे कर दें तो अब ये काउंटिंग नहीं होगा। उसी तरह से मान लीजिए कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज दे दिए, तो इस वाले कार्बन को अब हम अल्फा में काउंट नहीं करेंगे। उसी तरह से मान लीजिए हम यहाँ एक और डबल बॉन्ड ले लिए, मान लीजिए हम यहाँ पर रेडिकल दे देते हैं,
तो रेडिकल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, लेकिन ये sp2 है, तो सारा sp2 दे रहे हैं, सब बीच में ले रहे हैं, इसलिए इनमें से कोई भी अल्फा कार्बन मतलब अल्फा हाइड्रोजन को काउंटिंग नहीं करेंगे। इनमें से किसी का भी काउंटिंग नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ईच कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो चाहे ये केस रिंग में हो या ये केस चेन में हो, जैसे कि हम आपको रिंग में भी दिखा देते हैं। हम मान लीजिए कि रिंग में क्या करते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड ले लिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, यहाँ हम डबल बॉन्ड ले लेते हैं, यहाँ हम रेडिकल दे देते हैं। तो देखिए इनमें से कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। रिंग में ईच कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इनमें से कहीं भी आपको कोई भी अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक ही में सारा क्वेश्चन ले लिए। यहाँ रहा नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ तक आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमको गिनती नहीं करना है, sp3 चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ से इसे हटा देते तब भले हम इसे काउंट कर सकते थे, इसके लिए या इसके लिए, दोनों के लिए है। उसी तरह से यहाँ ये नहीं होता तो हम इस कार्बन को काउंट कर सकते थे, लेकिन ऐसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो चलिए पहले हम इसी को आपको कंप्लीट करा देते हैं। इधर आप नोट डाउन कर लीजिए, हम हटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इनमें से तो हम ले रहे थे सारा स्ट्रक्चर यहाँ कैलकुलेट करके, और हम लोग इसे देख रहे थे कि हम इसे काउंट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए अगर कभी ऐसे होता कि अपने पास 2 डबल बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ तो खाली है, तो इस पोजीशन को sp3 है, तो अब यहाँ वाला हाइड्रोजन को हम काउंट कर सकते हैं, 3 अल्फा, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। उसी तरह से मान लीजिए अगर कभी ऐसा केस रहता कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो अब देखिए इस केस में क्या हो जाता कि यहाँ पर हम 2 अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं इस पोजीशन पर, और हम इस पोजीशन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर लेंगे। तो टोटल इस सिस्टम में कितना हो जाएगा? 5 अल्फा हाइड्रोजन, चाहे यहाँ पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे यहाँ रेडिकल हो। तो अगर इस तरह का केस रहा तो काउंटिंग करेंगे, लेकिन अगर एक भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है तो हम वहाँ काउंटिंग नहीं करेंगे। चलिए इसे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2 यहाँ पे है, और यहाँ कितना है? यहाँ भी 2 है। यहाँ देखिए कितना अल्फा हाइड्रोजन है? तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे 2 है। यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे 2 है। यहाँ कितना हो गया? यहाँ पे 2 है। यहाँ कितना हो गया? यहाँ भी 2 है। इस वाले में देखिए हम इधर छोड़ के रखे हैं, ये अल्फा है और फिर ये अल्फा है, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा। तो अब यहाँ पर मान लीजिए अगर हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो इस वाले में कितना हो गया? 4 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में कितना हो गया? 3 2 5 और 2 कितना हो गया? 7। इस वाले में कितना हो गया? 2 2 4, और इस वाले में कितना हो गया? 2 2 4। तो ये सारा है अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे काउंट करते हैं, ये हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक साल पूछा गया था जिसमें कि स्टूडेंट को गलती हो। अब देखिए मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि हम मान लीजिए एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं और यहाँ लेते हैं CH3। मान लीजिए हम यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लेते हैं और यहाँ हम लेते हैं CH2 CH3, और एक हम यहाँ पर वापस से बेंजीन रिंग लेते हैं और यहाँ हम ले लेते हैं CH3 CH3 और इधर भी CH3। तो देखिए इस तरह से हम ले रहे हैं और ज़्यादा अब लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और इंटरेस्टेड बनाया जाए। तो ये रहा CH3 और CH3। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो क्या है कि इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे 2, इसे 3 और इसे हम 4। देखिए बेंजीन रिंग तो सब में है तो इसे तो आप हटा लीजिए। अब ऊपर से हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे।
तो क्या होता है, बच्चे देखते हैं कि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ 1 लगा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ अपने पास 2 लगा हुआ है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो आप गलत हैं। ऐसा इसलिए है कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन खोजना है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। ऐसा क्यों है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले को अल्फा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले को अल्फा बोलते हैं। तो देखिए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितना है? 0 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ कितना है? 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? 1, फिर है 2, उसके बाद है 4 और लास्ट में हो जाएगा कौन? 3। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन गलत कराया जाता है स्टेबिलिटी पर्पज से। इसी चीज़ को क्या किया जाता है कि डबल बॉन्ड सिंपल चेन में ले लिया जाता है और वहाँ भी गलत कराया जाता है, जिसे कि हम आपको वो देखिए दिखाते हैं कैसे। तो इधर आप नोट डाउन कर चुके होंगे, नहीं तो पॉज करके कर लीजिए, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसी को क्या किया जाता है कि कुछ इस तरीके से दे दिया जाता है, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दे दिए। अब मान लीजिए कि चलिए इसे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक में हम CH3 लिए हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरे में हम क्या किए हैं? CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 कर दिए हैं। और एक हम ले लिए हैं कि CH3 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 और यहाँ हम लोग CH डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं। देखिए उसी से हम लोग क्वेश्चन को इधर कर लिए हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास ये है बगल में अल्फा, ये है बगल में अल्फा, ये है बगल में अल्फा, और एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है, यहाँ पे है CH, इधर है CH3 और CH3। तो यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा कि ये है हमारा अल्फा। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए हम इसे 1 2 3 4 कर लेते हैं। तो रिंग और चेन दोनों में ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कितने अल्फा आ गए? 3 अल्फा। यहाँ कितना आ गया? 2 अल्फा। यहाँ है 0 अल्फा और यहाँ है 1 अल्फा। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं? बगैर हाइपर कंजुगेशन कैलकुलेट किए हुए ही 3 मिथाइल दिखा इसे मोर स्टेबल कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो इसीलिए देखिए हम लोग अल्फा से चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट की स्टेबिलिटी, उसके बाद सेकेंड की स्टेबिलिटी, उसके बाद 4 की स्टेबिलिटी और उसके बाद 3 की स्टेबिलिटी। तो ये सारा चीज़ ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय। ऐसे एक वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं स्टेबिलिटी पर। तो देखिए नॉर्मल केस में क्या होता है कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर होता है हाइपर कंजुगेशन और उसके बाद आता है स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट का। ये ऑर्डर होता है, पहले रेजोनेंस फिर हाइपर कंजुगेशन बाद में इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे ये गलती नहीं करना है कि पहले ही इंडक्टिव इफेक्ट देख लेना है और हाइपर कंजुगेशन बाद में देखे। तो ये सारा चीज़ गलती यहाँ पे हो जाता है। आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप इससे रिलेटेड DPP और शॉर्ट नोट्स या रिवीजन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।